समझाएं थोड़ा से, लिख गया हो तो। देखो, मनुष्य में पाचन के लिए क्या होती है? आहार। मनुष्य में पाचन के लिए क्या होती है? आहार नाल द्वारा मनुष्य पाचन करता है, जो कि कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा यानी मुंह से शुरू होती है। मुख गुहा से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत तक अपना पाचन करती है। ठीक है, यानी मनुष्य है जो पाचन शुरू कर देता है मुंह से ही। मुंह से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख ही में हो जाता है, मुंह में। ठीक है, लार जब निकलती है ना, लार पाचन करती है, टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कार्य करती है। ठीक है, मनुष्य में पाचन को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग हैं मनुष्य के पाचन के। एक है भौतिक पाचन और दूसरा है रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में भौतिक क्रियाओं को दिखाया गया है और रासायनिक पाचन में रासायनिक क्रियाओं को दिखाया गया है। ठीक है, भौतिक पाचन क्या है? इसमें भोजन चबाना एवं आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, क्रमांकुचन द्वारा भोजन को आगे बढ़ाना। यानी कि भौतिक पाचन में क्या होता है? भोजन को चबाना होता है, और जो भोजन जो अपन लोग मुंह से चबाते हैं ना, तो ये भौतिक पाचन है। ठीक है, उसे पीस के महीन कर देते हैं, इसके बाद उसको आमाशय में जाता है तो उसकी लुगदी बनाना। और ये जैसे मुंह से पे आमाशय तक जाता है, आमाशय से छोटी आंत, ये मतलब किस तरीके से जाता है, वो कहलाता है क्रमांकुचन। ये जो आगे बढ़ाता, भोजन को बढ़ाने का काम होता है, वो क्रमांकुचन कहलाता है। ठीक है, जो मुंह से आगे बढ़ता जाता है ना भोजन ऑटोमेटिक आगे को, तो क्या कहलाता है? क्रमांकुचन। ठीक है, रासायनिक पाचन में क्या होता है? इसके अंतर्गत पाचक रस स्त्रावित होकर अघुलनशील को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ना होता है। जो अपन लोगों के भोजन होता है ना, ये अघुलनशील होता है, तो इसे सरल घुलनशील यानी घुलने योग्य पदार्थों में विघटित करते हैं या तोड़ना होता है। ये किसका काम होता है? रासायनिक पाचन का काम होता है। यानी कि मनुष्य पाचन जो होता है दो भागों में होता है, भौतिक पाचन होता है, रासायनिक पाचन होता है। यानी कि मुख गुहा से शुरू होता है और छोट बड़ी आंत तक चलता है। ठीक है, और फिर बहिक्षेपण हो जाता है। वो सब क्रियाएं जो जंतुओं में होती हैं वही इनमें होती हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब पाचन को जो लिख दें, शुरू होता है, ऊपर लिख दे रहे हैं, मानव पाचन तंत्र। 20 मिनट, अरे यार टाइम नहीं बचा है और ऐसी चीज पढ़ाना है, पता है हम पढ़ाते रहे तो इसको दिन भर लगाते हैं, समझाते रहे एक ही चीज को। देखो, ये जो तुम्हारा है मुख गुहा है, क्या है? मुख गुहा, यही है मुख गुहा, बार बार मुख गुहा करते थे। ये तुम्हारा मुख गुहा है, भोजन यहीं से ग्रहण करते हैं। इसके ऊपर तुम्हारा नासा द्वार है। नासा द्वार मतलब होता है नाक के छेद, दो जो नाक के छेद है यही है वो नासा द्वार। अच्छा, ये नासा द्वार मुख गुहा यहाँ ग्रास नली में मिले होते हैं दोनों। अच्छा, सांस लेते हैं तो यहीं से अंदर जाती है सांस। अब कभी कभी क्या होता है कि डकार ले नाक में और निकल जाओ, ठंडा लग जाए नाक में, तो मतलब ये सब एक दूसरे मतलब इधर जुड़े होते हैं। यहाँ हम भोजन को ग्रहण करते, यही तुम्हारी जीभ है, यही तुम्हारे दांत हैं, तो जी ठीक है, कानों को बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? ये लंबी सी पड़ी है, यही है वो ग्रास नली। अब बताओ, यही तो कहा था हमने कि भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है? ग्रास नली। ग्रास नली में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। ये तुम्हारा मुख गुहा है, मुख गुहा में तुम्हारे दांत पड़े हैं, पड़े जाएंगे। और क्या पड़े जाएंगे? लार ग्रंथियों के बारे में। तो मुख गुहा में दांत और लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा जाता है, नासाद्वार। फिर इसके बाद तुम्हें आगे जो मिलता है वो मिलता है आमाशय। क्या मिलता है? आमाशय। यही तुम्हारा क्या है? एक थैलीनुमा आकृति है। इसी की दीवारों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है भाई। क्या निकलता है? इसी की दीवारों से निकलता है जठर रस। जठर रस में क्या क्या होता है? जल होता है, HCl अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, जो क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़े। फिर इसके बाद तुम्हें क्या मिलता है? छोटी आंत। देखो, आमाशय से जुड़ी है क्या? छोटी आंत। ये जो पड़ी है ऐसे छोटी आंत है, ये क्या है? छोटी आंत।
इसमें भोजन का जो भोजन जो आमाशय से जाएगा इधर छोटी आंत में ही तुम्हारे भोजन का मतलब अवशोषण किया जाएगा। चूसेंगे इसको छोटी आंत, उसमें क्या होगा, छोटी छोटी अंगुली नमा क्या बोलते हैं वो पाए जाएंगे, ठीक, रसांकुर अंगुली नमा, तो वो क्या करेंगे, चूसेंगे उसमें से ये जो ऐसे इधर जो माल टाल भरा पड़ा ना, जहाँ से जो ऊर्जा मिले ताकि, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इधर ही से भोजन खाते हैं तो भोजन एनर्जी मिलेगी, एनर्जी यहाँ तक तो क्या है, सिर्फ मिक्स चलता रहता है, मिक्सर चल रहा है यहाँ, तो यहीं से तो अवशोषित होता है सब कुछ ताकि एनर्जी मिले। फिर इससे जब बाहर निकल जाएगा बड़ी आंत में, तो ये तुम्हारी छोटी आंत है और ये तुम्हारी बड़ी आंत है। इससे जो तुम्हारा बचेगा बकाया शेष, तो वो किसमें, बड़ी आंत में चला जाएगा, और बड़ी आंत में जब बकाया चीज जाती है तो उसमें से सिर्फ जल का अवशोषण कर लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बस हो गया, बना लीजिए, घर से बना लिया, तुम्हें पहले भी कही थी, बोलो समझाएं। देखो पाचन पढ़ रहे थे, मनुष्य में पाचन, तो मुख गुहिका यानी मुख गुहा ये प्रथम चरण है, यानी पहली स्थिति है जहां से पाचन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, पाचन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, मुख से क्या किया जाता है, भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। मुख दांत भोजन को चबाते हैं, यानी मुख में जो दांत है, मुख में दांत भोजन को चबाते हैं, तथा मुख गुहा में उपस्थित ग्रंथियों से, यानी टाइलिन मुख में जो लार ग्रंथि है उसमें टाइलिन निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम जो मंड का शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जो अपन लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो मंड के रूप में आता है, उसे किसके रूप में बना देते हैं, शर्करा के रूप में बना देते हैं। तभी तो अपन लोग जब भोजन को चबाते हैं, चबाते जाते हैं, रोटी को चबाते जाते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं तो वो रोटी क्या कैसी लगने लगती है, मीठी लगने लगती है। वो यही कारण है, टायलिन नामक एंजाइम के कारण क्या है, वो मिठास उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काम ही क्या करते हैं, मंड को किसके रूप में परिवर्तित करते हैं, शर्करा, शर्करा मतलब सुक्रोज मतलब शक्कर, ठीक है, हाँ, लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी लार में कौन सा लाइसोजाइम जो होता है ना, लाइसोजाइम होता है, वो क्या करता है, भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं भोजन को क्या करना चाहिए, चबाते रहना चाहिए, चबाते रहोगे तो जो लाइसोजाइम एंजाइम होगा वो उत्पन्न होगा, और जब उत्पन्न ज्यादा होगा तो जितने भी जीवाणु होंगे नष्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, अपन शरीर को हानिकारक नहीं होगा, यानी भोजन क्या है, हानिकारक नहीं होगा। जीवाणु हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8, और मुख गुहा से भोजन ग्रास नली तक जाता है, यानी मुख गुहा से भोजन कहाँ तक जाता है, ग्रास नली तक जाता है, मुख गुहा से कहाँ तक जाता है, ठीक है, बता दें, हम सोच रहे थे के बारे में बता, यानी मुख गुहिका में उपस्थित प्रमुख अंग जो है वो है दांत, क्या है, दांत है। अच्छा, मनुष्य के दोनों जबड़ों के किनारे पर दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं, यानी मनुष्य के जो जबड़े हैं उनके किनारों पे पाई जाती है दांतों की पंक्तियां, देखो एक ये हो गई, एक नीचे हो गई, दो जबड़े हैं, दोनों जबड़े हैं, उनके किनारों पे तो दांतों की पंक्तियां पाई जाती है। दांतों की विशेषताएं, दांत को विशेषताओं के आधार पे गर्तदंती, विषमदंती और द्विबारदंती, गर्तदंती, विषमदंती और द्विबारदंती। गर्तदंती का मतलब क्या होता है, गर्तदंती का मतलब होता है कि जो दांत हैं वो धसे होते हैं, ये दांत हड्डियों के खांचे में धसे हुए होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इसका विषम दंती का मतलब है मानव के एक जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, यानी कि जो दांत होते हैं ना अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं,
ऊपर वाले जबड़े में अलग दांत पाए जाते हैं, नीचे वाले जबड़े, ठीक है, मतलब मतलब पाए जाते हैं एक जैसे, लेकिन अलग अलग पाए जाते हैं। ऊपर वाले जबड़े में सेम दांत होंगे, वही सेम दांत नीचे वाले जबड़े में होंगे, लेकिन वो दांत जो है ना वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कैसे? कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक एवं चवर्णक, ये दांत हैं जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये जो जबड़ों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार। हाँ, 4 प्रकार के, ठीक है। और तीसरी जो विशेषता है द्विबार दंती, यानी कि सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, यानी जो दांत हैं 2 बार निकलते हैं। पहले आते हैं दूध के दांत, दूध के दांत टूट जाते हैं, इसके बाद फिर दोबारा आते हैं। अच्छा, दूध के दांत कहे जाए तो दूध के दांत होते कितने हैं बताओ? हाँ, वेरी गुड। दूध के दांत जो होते हैं वो होते हैं 20। जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और जो 10-11 साल की उम्र में गिर जाते हैं। अब तुम लोगों के अगर दांत टूटे तो दोबारा आने वाले नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दूध के दांत जा चुके हैं, ठीक है। अब तो तुम बुक लिख गए। हाँ, नहीं सो तो नीचे जगह भी तो बची थी। देखो, अब इधर देख लो, समझ लो। मनुष्य में जो दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, याद तो हो ही जाएंगे। कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब इन कृतंक का काम क्या होता है, रदनक का काम क्या होता है, अग्रचवर्णक और चवर्णक का काम क्या होता है? देखो, कृतंक जो तुम्हारे सबसे आगे 4 दांत ऊपर है, 4 दांत नीचे हैं, कुल मिला के कितने हो गए हैं? 8। यानी कि ये दांत कितने हो गए हैं? 8 दांत हो गए हैं, ठीक है। 4 तुम्हारे कहाँ हैं? ऊपर, और 4 नीचे। ये जो दांत हैं शुरू में, जो 4 इधर ऊपरी जबड़े में, 4 नीचे निचले जबड़े में, इनका काम क्या होता है? ठीक है, चीरना फाड़ना होता है दांत, इनका भोजन को, इनका काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना, ठीक है। तो ये तुम्हारे कृतंक हो गए हैं। तो यह आगे की तरफ लगे होते हैं, आगे की तरफ धारदार दांत होते हैं, ये भोजन को काटने के काम आते हैं, ठीक है। 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। कुल कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारे रजनक, ये जो कृतंक दांत हैं उसके बगल में जो सटे हुए दांत हैं, एक ये साइड, एक इस तरफ, एक निचले तरफ, मतलब इस तरफ, यानी ऊपरी जबड़े में 2 हैं और निचले जबड़े में 2 हैं। 2-2 कितने हो गए? 4। यानी 4 दांत किसमें होते हैं? रदनक होते हैं। 4 दांत क्या होते हैं? रदनक। 4 तुम्हारे 8 कृतंक हो गए हैं, 4 रदनक हो गए हैं, ठीक है। इन रदनक का काम क्या होता है? भोजन को चीरना फाड़ना, ठीक है। इनको भोजन को काटना था, इनको चीरना और फाड़ना होता है, ठीक है। भोजन को कैसे चीरते हैं? इन दांतों द्वारा, फाड़ते भी हैं, ठीक है। ये कृतंक से सटे नुकीले धारदार दांत है। कृतंक यानी कि ये वाले ऊपर नीचे वाले, उनके बगल में सटे हैं ना ये दांत, ठीक है। धारदार जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ऊपरी जबड़े में 2 रदनक होते हैं और निचले जबड़े में भी 2 रदनक होते हैं। एक ये है, ये है, एक ये है, ये है, ठीक है। फिर अग्रचवर्णक, चवर्णक जो होते हैं कृतंक के जस्ट बगल में होते हैं, वो रदनक के बगल में होते हैं, रदनक के, ठीक है। तो ये इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 होती है। ये भोजन को क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। भोजन को क्या काम करते हैं? ये चबाने का काम करते हैं। ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं और निचली जबड़े में 4 होते हैं, कुल मिला के 8 दांत ये होते हैं, ठीक है। ऊपरी जबड़े में देखो 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, तो 4 8 दांत हो गए। इसके बाद आखिरी में जो है ना, वो तुम्हारे कितने दांत होते हैं? 12 दांत होते हैं, 12। 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं, ठीक है। यह भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये आखिरी में 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, तो कुल कितने हो गए? 12 दांत हो गए। ये 12 दांत ये हो गए, ठीक है। तो यानी 8 4 8 12, इन सबको टोटल करो। 8 4 8 12, टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो गए। 12 8 20, 8 4 12, 12 12 और 20 32, टोटल कितने दांत हो गए? 32। तो ये तुम्हारे 8 ये है, 8 क्या है? कृतंक, कृंतक, 4 है रदनक,
8 हैं अग्र चवर्णक और चवर्णक कितने हैं 12। ठीक है, इसने बिल्कुल नहीं समझे हैं, वो जरूर समझे। देखो दंत सूत्र, नहीं तुम कर लो, ये सब कर लो पहले, चाहत को वर्षा पेन दे दें बाद में। हाँ हाँ तुम पहले यही कर लो, फिर हम पढ़ा लेंगे अगली बार। तो तुम ऐसे मुंह करे क्यों बैठे, इधर मुंह करो तुम ऐसे, अब सही है। ठीक है देखो दंत सूत्र, देखो मनुष्य में 4 दांत होते हैं, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन दांतों को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण दिया जाता है। इन दांतों को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण दिया गया है, जिसे दंत सूत्र कहा गया, दंत सूत्र कहा गया। यानी कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन दांतों को प्रदर्शित करने के लिए, इन दांतों को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण दिया गया जिसे दंत सूत्र कहा गया है। अब वो दंत सूत्र क्या है लिख दें, तो दंत सूत्र जो है ना, दंत सूत्र I C P M और M बटे I C P M और M, ये तुम्हारा दंत सूत्र का फॉर्मूला है। इसमें I का मतलब होता है कृंतक, C का मतलब होता है रदनक और PM का मतलब होता है अग्रचवर्णक और M का मतलब होता है चवर्णक। ठीक है, ICPMM। इस I को अगर फुल फॉर्म सही इसमें इंग्लिश में लिखें तो I मतलब होता है इंसीजर, C मतलब कनीन और प्रीमोलर, और ये होता है मोलर। इसको इंग्लिश में बता समझाने के लिए बताया है, ज्यादा दिमाग मत लगना। I मतलब इंसीजर, C मतलब कनीन, प्रीमोलर, मोलर। कृतंक, रदनक, चवर्णक, चवर्णक, जिसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3, 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर हो जाता है 32। या फिर बोल सकते हैं 8 बटे 8 गुणे 2 बराबर 32। ये तुम्हारा दंत सूत्र का फॉर्मूला है। अभी समझो इसे, अभी हमने लिखा आया है, बता दो। दो मतलब ये 2 आई है, आई मतलब है कृतंक, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, सॉरी 2 ऊपर 2 नीचे नहीं हाँ 2 2 ये इस तरफ होंगे, 2 इस तरफ होंगे, 2 इस तरफ, 2 ये जबड़े की बात हो रही है। ठीक है, 2 2 कितने हो गए 4, तो 4 होते हैं ऊपर, जस्ट 4 नीचे होंगे। सो
टोटल करोगे ये 8 हो जाएंगे, तो ये करोगे सो 4 हो जाएंगे, ये करोगे 4 4 8 हो जाएंगे, ये करोगे 3 3 6 दूनी 12 हो जाएंगे। अगर हम ऐसे गिन ले 2 1 2 3 यानी 2 1 3 3 2 5 2 5 3 8, 8 ऊपर हो गए 8 नीचे हो गए। अब 8 ऊपर हो गए 8 नीचे हो गए, तो 8 ऊपर के 8 नीचे के एक तरफ वाले हो गए। ठीक है, 2 का गुणा कर दो, सो दोनों तरफ वाले हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16 ऊपर के 16 नीचे के, यानी 32 हो गए। ऐसे ये फॉर्मूला द्वारा दर्शाया गया है। तो तुम 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 ये जोड़ो सो 8 हो गए, ये जोड़ो सो 8 हो गए, 8 का 2 में गुणा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है, ये तुम्हारा दंत सूत्र हो गया। एक मिनट, एक चीज और देखो, ये दंत सूत्र क्या है? एक वयस्क मनुष्य के हैं, शिशु में भी दंत सूत्र होते हैं। अब बताओ शिशु में दांत कितने होते हैं? जो बच्चे होते हैं दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। 2 1 0 2 यानी 2 होंगे कृतंक, 2 ऊपर कृतंक, 2 साइड के कृतंक 4 यानी 8 हो गया कृतंक, 2 रदनक यानी 2 दूनी 4 रदनक, अग्र चवर्णक एक भी नहीं होते हैं, चवर्णक 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं। 2 1 3 1 4, 2 1 3 2 5 हो गए, 5 ऊपर 5 नीचे, और 5 इस साइड के 5 इस साइड के, कितने हो गए? 5 को 5 मतलब 5 दूनी 10, अगर और लिखें इधर तो हो जाएंगे 5/5 गुणे 2, 5 दूनी 10 ऊपर 10 नीचे यानी 20 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये शिशुदंत सूत्र है अगर पूछा जाए तो। ये पाचन का अंग है, जिह्वा और लार ग्रंथियां, जिह्वा के पास से निकलती हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, पाचन ही पढ़ रहे हैं। पाचन में सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था पाचन में? वो तो पाचन के भाग थे। सबसे पहले क्या पढ़ा था? दांत पढ़े थे ना? नहीं पढ़े थे? मुख गुहिका, पहले तो जो प्रथम जो भाग है वो है मुख, और मुख में क्या है? जिह्वा हो गई है, दांत हो गए हैं, और ये लार ग्रंथियां हो गई। ये तुम्हारा मुख गुहा, अभी सिर्फ मुख गुहा पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मुख गुहा में ये जिह्वा है, मुख गुहा मुख गुहिका में जिह्वा पाई जाती है। बिल्कुल, ये जीव जो जीव है ना, इसी को बोलते हैं जिह्वा, जो लंबी है, मांसल है, यानी मांस की है, मांसल। ठीक है, जिह्वा श्लेष्म का स्त्रावण करती है। श्लेष्म यानी चिपचिपा, कोई पदार्थ है, मतलब जो क्या करता है कि कोई चीज गीली बनाए रखता है। जैसे अब तुम कभी भी महसूस करना, जीभ हमेशा गीली रहती है, जीभ हमेशा अंदर गीली ही रहती है, क्योंकि वो श्लेष्म का स्त्रावण करती है। ठीक है, जो जिह्वा को गीला बनाए रखती है। ठीक है, जिह्वा में 4 स्वाद कलिकाएं होती हैं। जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो कितनी होती है? 4 होती है। एक शुरुआत में होती है, 2 साइड में, और एक बीचों बीच। ठीक है, 4 स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये स्वाद बताती हैं कौन सी चीज, खट्टे वाली स्वाद, मीठे वाली, कड़वे वाली, और ये सबका स्वाद बताते हैं तीखे वाली। ठीक है, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं, यानी मुख गुहिका में जिह्वा पाई जाती है, जो लंबी मांसल की संरचना है। जिह्वा श्लेष्म का स्त्रावण करती है, जो जिह्वा को गीले बनाए रखती है। जिह्वा में 4 स्वाद कलिकाएं हैं। जिह्वा भोजन को मिलाने तथा भोजन निगलने में सहायक है, यानी जो जिह्वा का काम क्या होता है? भोजन को मिलाना। ठीक है, जो मुंह में अपन भोजन चबाते हैं दांतों द्वारा, उसको मिक्स करना होता है। ठीक है, और भोजन को फिर निगलना। ठीक है, इसके बाद लार ग्रंथियां, जो जिह्वा के पास ही से निकलती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मुख गुहिका में। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कभी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मुख गुहिका में खुलती हैं। अधोजिह्वा लार ग्रंथि, अधोहनु लार ग्रंथि, और कर्णपूर्व लार ग्रंथि। अधोजिह्वा यानी कि जो क्या क्या होती है, जिह्वा के ऊपर होती है। अधोहनी जो जिह्वा के नीचे होती है,
वो कर्णपुर जो कान यानी कि जो कान है ना उसके अंदर से देखो जीवा के जो सबसे ऊपरी भाग है उधर होती है कर्णपुर लार ग्रंथि। ठीक है, तो इन लार ग्रंथियों के बारे में और भी लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, अगर जो हमने बताई है जिह्वा के ऊपर होती है, जिह्वा के नीचे होती है। ठीक है, ये कर्ण के पास होती है कान। ठीक है, ग्रास नली में पाचन। ठीक है, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, मतलब ग्रास नली में भोजन नहीं पचता, पाचन कार्य नहीं होता है ग्रास नली। ग्रास नली का कार्य होता है मुंह में जो भोजन है उसको आमाशय तक पहुंचाना। पाचन क्रिया नहीं लेती, एक नली होती है इधर से आमाशय तक। ठीक है, वैसे हमें चित्र बनाना चाहिए, दिखाना चाहिए तुम लोग चित्र बना के। अगर अगले जो है ना वो दिखा रहे चित्र बना के, ठीक है, थोड़ी देर में। तो ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, इसका कार्य क्रमांकुचन गति द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाना होता है। भोजन को कहां तक पहुंचाना होता है? आमाशय। ठीक है, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन होता है, आमाशय में भोजन पहुंच गया तो आमाशय थैलेनुमा भाग होता है। आमाशय जो होता है क्या होता है? एक थैलेनुमा भाग होता है जिसमें भोजन के साथ जठर रस मिल जाता है। यानी कि आमाशय में कौन सा रस मिल जाता है? जठर रस। और जो जठर रस आता कहां से है? जठर भित्तियों द्वारा। आमाशय में जठर भित्तियां हैं जिससे क्या होता है? जठर रस उत्पन्न होता है, वो मिल जाता है तुम्हारे भोजन में। किसमें मिल जाता है? भोजन में। जो जठर रस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, उसमें क्या होता है? जल होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है और जठर लाइपेज होता है और रेनिन होता है। आदि श्लेष में पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है जठर रस में? जल, HCl अम्ल, पेप्सिन, जठर लाइपेज और रेनिन, ये सब चीजें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सब चीजें जठर रस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जठर रस में। अब ये सब चीजें जो पाई जाती है इनका काम क्या होता है? भोजन के, ये जठर रस है ना, ये जठर रस में जल, HCl, पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन। अगर तुम्हें पता है ये HCl एक अम्ल है, एसिड है, अगर कहीं गिर जाए तो क्या हो जाए? जल जाएगा, मतलब झुलस जाएगा। और ये कहाँ उत्पन्न होता है? अपने पेट में उत्पन्न होता है, वो भी आमाशय में। तभी तो भोजन कितने खतरनाक चीजें खाते रहते हैं और सब सोचो, मतलब पेट में आमाशय और ही खतरनाक थैली है। ठीक है, अच्छा देखो, जल तो साधारण जानते हो, जल का प्रयोग क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो तुम्हारे जीवाणुओं को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? पेट में जितने भी जीवाणु होंगे उन सबको नष्ट करता है। ठीक है, इनमें से अगर ये जठर रस है ना, इनमें से कोई की भी मात्रा की कमी हुई है ना तो समझ लेना पेट खराब हो गया है। आमाशय है तुम्हारा पेट खराब होना। अगर कोई चीज की कमी होती है तो तुम्हारा पेट खराब। जीवाणुओं को नष्ट करेगा तुम्हारा HCl। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन। जो पेप्सिन जो है ना, इसमें जो पेप्सिन पाया जाता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का। कुछ लोग कहते हैं हमें दूध पचता ही नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब क्या है कि उनके जठर रस में रेनिन की मात्रा कम है। रेनिन उत्पन्न नहीं होता है, रेनिन कम मात्रा में निकलता है, जिससे क्या होता है? उन्हें दूध पचता ही नहीं। अब दूध कैसे पचेगा? तुम्हारे अंदर तो रेनिन उत्पन्न ही नहीं हो रहा। इलाज कराओ तुम अपना, जब रेनिन की मात्रा बढ़ेगी तो दूध क्या, सब कुछ पच जाएगा। ठीक है, जठर लाइपेज वसा का पाचन करता है। वसा मतलब तेलीय चीजों का। तो ये चारों चीजें जो मुख्य रूप से क्या होती हैं? आमाशय में निकलती हैं, आमाशय के जठर रस में निकलती हैं। और जठर रस कहाँ से निकलता है? आमाशय की जठर भित्तियों द्वारा निकलता है। ठीक है, जो आमाशय में भोजन को पचाता है। अब इधर ना भोजन मतलब अब लुगदी नहीं हुई बची है, भोजन मिक्स हो गया, महीन हो गया, पिस गया है। अब जो जूस बन गया है, अब जूस का क्या करेंगे? जूस का अवशोषण होगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। होगा नोट, नोट करो। चौथा का है
काय को बनाऊंगा तो चित्र? हाँ? पाचन तंत्र को बना लेते तो बढ़िया रहता। चित्र बिना चित्र का तो बायोलॉजी खत्म। बिना चित्र की तो बायोलॉजी है ही नहीं है। बायोलॉजी मतलब चित्र, जीव विज्ञान मतलब चित्र। पाचन तंत्र को जो चित्र हमने बनाओ तो वैसे बनाने तो कुछ अलग है। हाँ तंस चल भाई तो क्या तुम्हें क्या काय से बना तुमने जा गई काय में से बना लेते जा गई काय से बना लेते जा काय में से आज फिर भेज दें हम तुम्हें बढ़िया भेज दें ठीक है नहीं बना पाओ इधर देख लो चलो छोटी आंत में पाचन देखो आमाशय तक पहुंच गए थे आमाशय के बाद जो भोजन पचा हुआ भोजन होता है जो वो कहाँ आता है छोटी आंत में यानी जो छोटी आंत होती है वो ऊपर तो लगी होती किससे आमाशय से और नीचे लगी होती किससे बड़ी आंत से ठीक है छोटी आंत ऊपर आमाशय से जुड़ी होती है चित्र तुमने देखा था छोटी आंत ऊपर जुड़ी होती है आमाशय से नीचे बड़ी आंत से ठीक है छोटी आंत जो होती है ऊपर तो आमाशय से जुड़ी होती है नीचे बड़ी आंत से जुड़ी होती है ठीक है छोटी आंत का अग्रभाग ग्रहणी कहलाता है छोटी आंत का जो छोटी आंत है उसका जो अग्रभाग है आमाशय के जस्ट नीचे है वो ग्रहणी कहलाता है उसमें से पित्तरस एवं अगन्याशय से अगन्याशयी रस निकलता है यानी उसमें जो पित्त होता है उससे पित्तरस निकलता है और अगन्याशय से अगन्याशयी रस निकलता है जो कि पाचन में क्या होते हैं सहायक होते हैं तो इसमें पता है छोटी आंत के आसपास से यानी कि छोटी आंत में तुम्हारा कौन कौन सा रस आता है अगन्याशय से आता है अगन्याशयी रस और पित्त रस आता है ये दोनों रस आते हैं ठीक है ये जो दोनों रस क्या है भोजन को पचाने में सहायक होते हैं ठीक है अच्छा ये पित्तरस क्या करता है पित्तरस जो करता है ये क्षारीय रस होता है ठीक है देखो भोजन इससे पहले अम्लीय होता है आमाशय में भोजन कैसा रहता है अम्लीय तो यह क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है इसका कार्य आमाशय से आए अम्लीय भोजन का क्षारीय बनाना होता है जो आमाशय से जो भोजन आता है वो होता है अम्लीय ठीक है तो उसे क्या करना होता है इसका काम क्षारीय बनाना जब क्षारीय है तो उसमें मिलेगा तो क्षारीय तो बन ही जाएगा तो इससे क्षारीय बनाना होता है इसका रंग जो है हल्का पीला होता है पित्तरस का जो रंग है वो कैसा होता है हल्का पीला और जिसका कारण है बिलीरुबिन यानी कि जो जैसे क्या कहते हैं खून का रंग लाल क्यों होता है किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग वैसे पित्तरस का पीला होना बिलीरुबिन के कारण होता है ठीक है इसके बाद दूसरा जो रस निकलता है वो अगन्यशयी रस निकलता है यह भी क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 8.8 होता है यह पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है जो अगन्यशयी रस है अच्छा अगन्यशयी रस एक चीज और करता है अगर ये रस उत्पन्न ना हो तो क्या हो जाता है पता है इसके उत्पन्न ना होने से मधुमेह रोग हो जाता है मधुमेह जानते हो क्या होता है नाम सुना मधुमेह शुगर डायबिटीज जिन्हें जो डायबिटीज नहीं हो जाती कहते हैं ना डायबिटीज है भोजन का अवशोषण ठीक है छोटी आंत में फिर देखो छोटी आंत तक बढ़ लिया तब छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है रसांकुर द्वारा ठीक है फिर इसमें छोटी आंत में भोजन का अवशोषण रसांकुर द्वारा होता है तथा फिर शेष बचे अपच और अवशिष्ट भोजन से जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है ठीक है जो बचत भोजन छोटी आंत में पहले रसांकुर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ठीक है और फिर जो शेष बचत सो बड़ी आंत द्वारा उससे बड़ी आंत सिर्फ जल का अवशोषण करती है जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जल का अवशोषण बड़ी आंत कर लेती है तो बड़ी आंत फिर क्या होता है स्वांगीकरण अवशोषित ग्लूकोज जो अवशोषित कर लेते हैं उससे ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कोशिकाओं की मरम्मत शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि
में सहायक होता है, यानी शरीर में ताकत के लिए। ठीक है। बहिक्षेपण यानी अवशोषण के पश्चात अनेक अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो उसे शरीर से त्याग दिया जाता है। बकाया पे शेष चीजें बचती हैं तो उसे शरीर से त्याग दिया जाता है।